नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प लेख पर बात करने वाले हैं। शीर्षक थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। शांत रसोई, अमेरिका से भारत के लिए सांस्कृतिक चेतावनी। हाँ, शीर्षक वाकई ध्यान खींचता है। बिल्कुल। तो ये लेख एक बहुत ही अहम सवाल उठाता है। क्या घर में खाना पकाने की आदत कम होने का असर सिर्फ हमारे खाने पर पड़ता है, या इसका परिवारों पर और शायद पूरे समाज पर कहीं ज्यादा गहरा असर हो सकता है? लेख का जो मूल विचार है वो ये कि अमेरिका में जैसे जैसे रसोई आप कह सकते हैं शांत होती गई, मतलब घर पर खाना बनना कम हुआ, हाँ, उसका वहां के पारिवारिक ढांचे पर, लोगों की सेहत पर अच्छा असर नहीं हुआ। और लेखक मानते हैं कि भारत को इस अनुभव से कुछ सीखना चाहिए। बिल्कुल, एक सबक की तरह। हाँ, तो चलिए इस लेख को थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं कि इसके मुख्य बिंदु क्या हैं। हमारी आज की बातचीत का आधार यही लेख है। ये अमेरिका के अनुभव को देखता है और भारत के लिए उसकी प्रासंगिकता पर विचार करता है। ठीक है। तो लेख की शुरुआत ये एक बड़े बल्कि चौंकाने वाले सवाल से होती है। क्या एक शांत रसोई किसी देश का भविष्य बदल सकती है? सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना? हाँ, बिल्कुल। ये काफी बड़ा दावा लगता है पहली बार में। लेकिन लेखक हमें सीधे 1970 के दशक के अमेरिका में ले जाता है। ओह, वो दौर सोचिए। कई घरों में पीढ़ियां साथ रहती थी, दादा दादी, माता पिता, बच्चे, सब एक छत के नीचे। हाँ, वो मल्टी जेनरेशनल लिविंग का कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। और रोज शाम को क्या होता था? डाइनिंग टेबल पर घर का बना ताजा खाना, सब साथ बैठकर खाते थे। और वो सिर्फ खाना नहीं था, है ना? मतलब उस समय की जो तस्वीर लेख दिखाता है, उसमें भोजन सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं था। वो एक तरह का सामाजिक गोंद था। सामाजिक गोंद, हाँ, ये अच्छा शब्द है। साथ खाना बनाना, फिर साथ बैठकर खाना, ये रोज की बातें थी जो अनजाने में ही रिश्तों को मजबूत करती थीं। रसोई असल में घर का दिल हुआ करती थी, हाँ, जहां दिन भर की बातें होती थीं, सलाहें भी ली जाती थीं, और वो जो एक परिवार होने का एहसास है वो शायद गहरा होता था। तो ये महज एक शारीरिक जरूरत पूरी करने की प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि संस्कृति और संबंधों को सींचने का एक तरीका था। बिल्कुल सही कहा। और फिर लेख के मुताबिक 1980 के दशक से ये तस्वीर बदलनी शुरू हुई। हाँ, एक शिफ्ट आया। अमेरिका में फास्ट फूड का चलन तेजी से बढ़ा। टेक अवे, बाहर रेस्टोरेंट में खाना या घर पर मंगवा लेना, ये सब आम होता गया। धीरे धीरे घर के खाने की जगह रेडी टू ईट या बाहर के खाने ने ले ली। इसके पीछे कई वजहें थीं, जैसा लेख में भी इशारा है। जीवन शैली बदल रही थी, खासकर शहरों में। हाँ, भागदौड़ बढ़ी। अक्सर माता पिता दोनों काम कर रहे थे, तो समय की कमी एक बड़ा फैक्टर था। पर लेख ये भी कहता है कि शायद ये सिर्फ समय की कमी का मामला नहीं था, एक सांस्कृतिक बदलाव भी था, जहां सुविधा मतलब कन्वीनियंस को ज्यादा महत्व मिलने लगा था। अच्छा, ये एक दिलचस्प पॉइंट है। और इसका असर क्या हुआ परिवारों पर? लेख कहता है बच्चे पिज्जा, बर्गर और पैकेट वाले खाने की तरफ ज्यादा झुकने लगे। हाँ, वो टेस्ट बड्स भी बदल गए शायद। और घर में शायद जो बड़े बुजुर्ग थे, उनकी बातें, उनकी सलाह, उसका महत्व कम होने लगा। वो जो रोज शाम को साथ बैठकर खाने वाली परंपरा थी, वो धीरे धीरे पीछे छूटने लगी। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे खाने की आदतें बदलने का असर परिवार के अंदर की गर्मी पर पड़ सकता है। सही बात है। ये बदलाव सिर्फ थाली तक नहीं रुका, इसने सीधे तौर पर परिवार के अंदर की जो डायनामिक्स होती हैं उन्हें प्रभावित किया। मतलब परिवार के लोग आपस में कैसे जुड़ते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बनते हैं। रसोई जो कभी चहल पहल और मेलजोल का केंद्र था, वो धीरे धीरे सिर्फ खाना गर्म करने की जगह बन गई कई घरों में। उसका वो जो सामाजिक और भावनात्मक महत्व था वो कम होने लगा। और लेख ये भी बताता है कि ऐसा नहीं कि किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। कुछ एक्सपर्ट्स ने उस समय चेतावनी भी दी थी। अच्छा। हाँ, उनका तर्क था कि भाई, अगर आप अपनी रसोई का कंट्रोल बड़ी बड़ी कंपनियों को दे देंगे और परिवार की देखभाल का जिम्मा सरकारों या संस्थानों पर छोड़ देंगे, तो परिवार की जो इकाई है वो कमजोर पड़ सकती है। ये तो काफी गहरी चेतावनी थी। बिल्कुल। लेकिन शायद उस वक्त जो विकास और आधुनिकता की रफ्तार थी, उसमें इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं गया। और इसके नतीजे? लेख कुछ आंकड़े देता है जो सोचने पर मजबूर करते हैं। हाँ, आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। जैसे 1971 में अमेरिका में करीब 71% घरों में पारंपरिक परिवार थे, मतलब माता पिता और बच्चे साथ रहते थे। लेकिन आज ये आंकड़ा घटकर सिर्फ 20% के आसपास रह गया है। सिर्फ 20%? ये तो बहुत बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव है इतने सालों में, है ना? तो सवाल उठता है कि बाकी लोग कहाँ हैं? लेख एक पैटर्न की तरफ इशारा करता है। बुजुर्ग अक्सर अकेले या फिर ओल्ड एज होम्स में,
युवा अकेले किराए के फ्लैट्स में, शादियों पर भी असर पड़ा है। लेख तलाक की बढ़ती दरों का जिक्र करता है। पहली शादी में तलाक की दर लगभग 50% बताई गई। 50%? हाँ, दूसरी शादी में 67% और तीसरी शादी में तो ये 74% तक पहुंच जाती है। और साथ ही बच्चों में अकेलापन, मेंटल हेल्थ इश्यूज, ये समस्याएं भी बढ़ी हैं। देखिए, ये आंकड़े बहुत गंभीर हैं। और लेख का तर्क ये नहीं है, जैसा आपने कहा, कि हर तलाक या हर अकेले रहने वाले का कारण सिर्फ घर का खाना बंद होना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन वो इशारा कर रहा है कि ये सब एक बड़े सामाजिक बदलाव का हिस्सा है, जहां पारिवारिक जुड़ाव, वो जो बॉन्डिंग है, वो कमजोर हुई है। और उस कमजोरी में शांत रसोई का भी एक योगदान हो सकता है। ये सिर्फ व्यक्तिगत पसंद का मामला नहीं, बल्कि एक सामाजिक पैटर्न की ओर इशारा है। और लेख इसी बात पे जोर देता है कि ये महज संयोग नहीं है, ये उस शांत रसोई की एक तरह से सामाजिक और भावनात्मक कीमत है जो चुकानी पड़े। बिल्कुल। क्योंकि घर के बने खाने में सिर्फ कैलोरीज नहीं होती, उसमें वो अनदेखा पोषण होता है। माँ का ध्यान, पिता का साथ बैठकर पूछना दिन कैसा रहा, दादा दादी की कहानियां, साथ बैठकर हंसी मजाक, ये सब मिलकर उस खाने को सिर्फ खाना नहीं बनाते, एक अनुभव बनाते हैं। हाँ, वो एक पूरा पैकेज है। हाँ, और जब खाना बाहर से आने लगता है, लेख में आज के दौर के जो ऐप्स हैं, स्विगी, जोमैटो जैसे, उनका उदाहरण भी दिया गया है, तो रसोई की वो आत्मा, वो रूह कहीं खो जाती है। घर सिर्फ रहने की एक जगह बन जाता है। वो साझा चूल्हा बुझ जाता है जो शायद परिवार को एक धागे में पिरोता था। रसोई एक तरह से निष्प्राण हो जाती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है ना, कि भोजन तैयार करने में जो समय लगता है, जो ध्यान और भावना लगती है, जो असल में रिश्तों को मजबूती देते हैं, क्या उन्हें बाहर से मंगवाए गए मानकीकृत खाने से बदला जा सकता है? हाँ, क्या वो रिप्लेस हो सकता है? लेख का जवाब तो साफ है, नहीं। घर के खाने का सिर्फ पौष्टिक मूल्य नहीं है, उसका एक गहरा भावनात्मक और सांस्कृतिक मूल्य भी है, जिसे कोई भी व्यावसायिक उत्पाद पूरी तरह से प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। ये वो अदृश्य सामग्री है जो रिश्तों को पोषण देती है। बिल्कुल सही। और इसका असर सिर्फ रिश्तों पर ही नहीं पड़ा, सेहत पर भी पड़ा। हाँ, वो भी एक बड़ा पहलू है। अमेरिका में फास्ट फूड और प्रोसेस्ड खाने पर निर्भरता बढ़ी तो उसके नतीजे स्वास्थ्य पर भी देखे। मोटापा, ओबेसिटी एक बहुत बड़ी समस्या बन गया। हाँ, और उसके साथ जुड़ी दूसरी बीमारियां, डायबिटीज, दिल की बीमारियां, ये सब बहुत तेजी से बढ़ी। हाँ, और लेख एक विडंबना की ओर भी इशारा करता है कि एक तरफ खानपान की आदतों से जुड़ी ये बीमारियां बढ़ रही थीं और दूसरी तरफ इनसे निपटने वाला जो हेल्थ केयर उद्योग था, वो फल फूल रहा था। ये एक ऐसी गिरावट थी जिसे शायद रोका जा सकता था या कम किया जा सकता था, अगर खानपान की आदतों पर ज्यादा ध्यान दिया गया होता। ये दिखाता है कि कैसे हमारी व्यक्तिगत लगने वाली पसंद सार्वजनिक स्वास्थ्य के कितने बड़े मुद्दे बन सकती हैं। लेकिन चलिए अब थोड़ी उम्मीद की बात करें, क्योंकि लेख सिर्फ समस्या बताकर नहीं छोड़ता, वो सकारात्मक उदाहरण भी देता है। हाँ, ये जरूरी है। और यहीं से हमें शायद भविष्य के लिए एक नई दिशा, एक प्रेरणा मिल सकती है। जापान का उदाहरण देखिए। हाँ, जापान का जिक्र है। लेख बताता है कि वहां आज भी लोग अक्सर साथ मिलकर खाना पकाते हैं और खाते हैं। और ये दिलचस्प है कि जापानियों की औसत जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये एक मजबूत संबंध दिखाता है। बिल्कुल। इसी तरह भूमध्य सागरीय देशों, मतलब मेडिटेरेनियन कल्चर्स का जिक्र है। हाँ। उन संस्कृतियों में भोजन को बहुत महत्व दिया जाता है, उसे लगभग पवित्र माना जाता है। वहां खाना सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि एक सामाजिक अवसर है, उत्सव का हिस्सा है। हाँ, एक सेलिब्रेशन की तरह। और माना जाता है कि वहां पारिवारिक और सामाजिक रिश्ते भी काफी मजबूत होते हैं। तो ये उदाहरण हमें क्या सिखाते हैं? ये दिखाते हैं कि आधुनिक जीवन जीते हुए भी अपनी जड़ों से जुड़े रहना मुमकिन है। अपनी पारंपरिक खानपान की आदतों को बनाए रखना संभव है। हाँ, संभव है और फायदेमंद भी है। बिल्कुल। और इसके फायदे सिर्फ स्वास्थ्य तक नहीं है, ये हमारे सामाजिक और पारिवारिक जीवन को भी समृद्ध करते हैं। ये एक तरह से भविष्य के लिए एक टिकाऊ, सस्टेनेबल जीवन शैली का मॉडल पेश करते हैं। और क्या दिलचस्प बात है कि इन संस्कृतियों में रसोई सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं है, वो मेलजोल का केंद्र है। हाँ, बिल्कुल। परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम है, रिश्तों को सींचने की जगह है। ये संस्कृतियां हमें याद दिलाती हैं कि भोजन एक सामुदायिक गतिविधि है, न कि सिर्फ एक व्यक्तिगत जरूरत। रसोई को फिर से जीवंत करना एक शक्तिशाली सकारात्मक कदम हो सकता है। बिल्कुल। और इसी रोशनी में लेख भारत के लिए एक तरह की चेतावनी देता है, या यूं कहें कि एक मौका सुझाता है। एक वेकअप कॉल की तरह। हाँ, भारत में भी हम कुछ वैसे ही शुरुआती संकेत देख रहे हैं। बाहरी खाने पर निर्भरता बढ़ रही है, खासकर शहरों में।
हाँ, ये ट्रेंड तो दिख रहा है। परिवारों का साथ बैठकर खाने का रिवाज कम हो रहा है। भागदौड़ भरी जिंदगी में अकेलापन बढ़ रहा है और मोटापा, डायबिटीज जैसी लाइफस्टाइल बीमारियां भी बढ़ रही हैं। लेख आगाह करता है कि कहीं हम अनजाने में अमेरिका वाले रास्ते पर तो नहीं बढ़ रहे। ये एक जरूरी सवाल है, लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत में अभी भी पारिवारिक और सामुदायिक जुड़ाव काफी मजबूत है, तुलनात्मक रूप से। हाँ, ये हमारी ताकत है। हमारे पास अभी भी मौका है कि हम पश्चिमी देशों के अनुभव से सीखें और अपनी रसोई की अहमियत को समझें। हम अभी भी चुनाव कर सकते हैं। तो फिर समाधान क्या है? लेख कोई बहुत मुश्किल या जटिल नुस्खा नहीं बताता। नहीं, बहुत सीधी बात कहता है। हाँ, एक बहुत ही सीधी, सरल और सकारात्मक राह सुझाता है। एक तरह का आह्वान है, अपनी रसोई के चूल्हे को फिर से जलाएं, उसे घर का दिल बनाएं। वाह। घर पर खाना पकाएं, चाहे वो कितना भी सादा क्यों ना हो, पर उसे प्यार से बनाएं। और सबसे जरूरी, अपने परिवार को खाने की मेज पर इकट्ठा करें। हाँ, वो साथ बैठना, साथ बैठकर खाएं, बातें करें। बिल्कुल। क्योंकि लेख एक बहुत गहरी बात कहता है कि बेडरूम शायद एक मकान बनाते हैं, लेकिन रसोई एक परिवार बनाती है। ये बहुत शक्तिशाली बात है ना? ये विचार अपने आप में कितना प्रेरणादायक है। ये हमें अपनी प्राथमिकताओं पर फिर से सोचने को कहता है। बिल्कुल। ये लेख हमें याद दिलाता है कि रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी आदतें, जो हमें शायद मामूली लगती हैं, वो कितनी मायने रखती हैं। साथ में खाना बनाना, साथ में खाना, ये सिर्फ पेट भरने की क्रियाएं नहीं है। नहीं, ये हमारे रिश्तों की नींव को मजबूत करती हैं, हमारी संस्कृति को जीवित रखती हैं और हमारे स्वास्थ्य की देखभाल करती हैं। इन आदतों को सहेज कर रखना या इन्हें फिर से अपनाना भविष्य के लिए एक बहुत सकारात्मक निवेश हो सकता है। एक ऐसा कदम जो हमारे जीवन की गुणवत्ता को कई स्तरों पर बेहतर बना सकता है। तो आज की इस चर्चा में हमने शांत रसोई लेख के जरिए एक वाकई महत्वपूर्ण मुद्दे पर गौर किया। हमने देखा कि कैसे अमेरिका का अनुभव हमें सिखाता है कि रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं, बल्कि परिवार के जुड़ाव, स्वास्थ्य और संस्कृति का केंद्र है। हाँ, ये लेख हमें प्रेरित करता है कि हम अपने घर के खाने को, अपनी रसोई को और सबसे बढ़कर परिवार के साथ भोजन के समय को महत्व दें। सही कहा। ये हमें भविष्य की ओर देखने और सोचने का एक नजरिया देता है। आधुनिकता और सुविधा जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि इस प्रक्रिया में हम क्या खो रहे हैं और क्या बचा सकते हैं। हाँ, संतुलन बनाना होगा। बिल्कुल। रसोई को फिर से परिवार का केंद्र बनाना, साथ बैठकर भोजन करना, ये छोटे कदम हमारे समाज के लिए, हमारे भविष्य के लिए बड़े सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। ये सिर्फ अतीत की ओर लौटना नहीं है, बल्कि भविष्य को बेहतर बनाने का एक तरीका हो सकता है। और जाते जाते लेख हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, एक ऐसा सवाल जिस पर शायद हम सब सोच सकते हैं। सवाल है, आप क्या बनाना चाहते हैं? एक घर जहां परिवार रहता है या सिर्फ एक लॉज जहां लोग आते जाते रहते हैं? चुनाव आपका है। वाह, ये तो सोचने पर मजबूर करता है ना? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने जीवन को, अपने रिश्तों को किस तरह से जीना चाहते हैं और हमारी असली प्राथमिकताएं क्या हैं।